हेलो दोस्तों। तो वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में चैप्टर जो आपका फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसके बहुविकल्पी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होना है इस बार, आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो ऑप्शनल होंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन में कौन सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है ऊष्मा निस्तारण प्रक्रिया है, यानी कि हीट रिमूविंग प्रोसेस है। उसके बाद है ऊष्मा अवशोषण प्रक्रिया है, यानी कि हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। थर्ड आपका यहाँ पर सी नंबर है ए एंड बी, एंड आपका डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका आंसर होगा वो होगा रेफ्रिजरेशन जो है आपकी एक ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया है, यानी कि रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, इसमें हमारा हीट रिमूविंग प्रोसेस होता है। थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जान लेते हैं कि हीट रिमूविंग प्रोसेस यानी कि रेफ्रिजरेशन में होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हिंदी में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द सिस्टम अंडर कंट्रोल कंडीशंस इन अ सच a way that a temperature of a system is lowered from surround। यानी इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में अभी देखिए, अब हिंदी में देख लीजिए कि जो फ्रेंड्स आपका रेफ्रिजरेशन होता है यह निकाय से ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया होती है। यानी कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि सिस्टम से हम हीट को रिमूव करते हैं, जिससे निकाय का जो तापमान होता है, यानी कि जो सिस्टम का तापमान होता है एक निश्चित अवस्था के लिए एटमॉस्फेयर से यानी कि सराउंड से कम बना रहता है, तो वो हमारा होता है रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर आपका हो गया रेफ्रिजरेशन में क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन में फ्रेंड्स आपका ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया होती है, यानी कि हीट रिमूविंग प्रोसेस होता है आपका रेफ्रिजरेशन में। आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 TR बराबर होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछ सकता है कि TR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। TR बराबर होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि 1 TR बराबर कितने के होता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि TR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखते हैं 1 TR बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ए ऑप्शन है 232.6 किलो जूल पर मिनट। बी ऑप्शन आपका कहता है कि 210 किलो जूल पर मिनट। सी ऑप्शन आपका है 3.5 किलो वाट और डी आपका है इसमें से आल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 TR इक्वल्स टू आपका डी, यानी कि आल ऑप्शन होगा। 1 TR आपका जो होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन ए दे रखा है 232.6 किलो जूल पर मिनट, तो 1 TR की वैल्यू इसके भी बराबर होती है। लेकिन जो बात करूं आपका यहाँ पर प्रैक्टिकली और एक्चुअल 1 TR की वैल्यू, तो वो आपकी होती है 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलो वाट। यानी कि ये जो आपकी दो जो वैल्यू होती हैं
बी और सी वाली ये 1 TR की एक्चुअल वैल्यू होती है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। लिखा तो ये भी जाता है, लेकिन आपसे पूछे एक्चुअल और प्रैक्टिकल वैल्यू तो वो आपका बी एंड सी होता है। तो वहाँ पर आपका 1 TR बराबर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में आल, यानी कि 232.6 किलो जूल पर मिनट। ये भी आपका 1 TR की वैल्यू होती है। लेकिन आपसे यदि पूछ ले 1 TR की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, तो आप इनको इनमें टिक करिएगा। ठीक, प्रैक्टिकल पूछे तो दोनों में और एक्चुअल भी पूछे तो दोनों में। यदि आपसे एक्चुअल और प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है जैसे इस क्वेश्चन में कि 1 TR की वैल्यू क्या है, तो आप ऑल ऑफ दीज में यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है TR का मात्रक क्या होता है, यानी कि सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं कि आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म को, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ से आपका इसका यूनिट पूछा है TR की वैल्यू। तो TR की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो किलो जूल पर मिनट भी होती है, ठीक है, किलो जूल पर सेकंड भी होती है और किलो वाट भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि 1 TR बराबर कितने का होता है। अगर एक्चुअल पूछे तो हमें कहाँ टिक लगाना है, और हमसे जब पूछे कि प्रैक्टिकल 1 TR की वैल्यू क्या होती है तो हमें कहाँ टिक लगाना है। और वहीं पर बात करें जो हमने TR का मात्रक पढ़ा वो आप देख लीजिए, किलो जूल पर मिनट भी होता है, किलो जूल पर सेकंड भी होता है और किलो वाट भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इस क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन फ्रेंड्स है इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछ ले कि COP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। COP का फ्रेंड्स आपका फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल इस बार पेपर होना है तो ये इसको भी पूछ सकता है कि COP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका COP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी COP की फुल फॉर्म होती है। और यहीं पर फ्रेंड्स आपका फार्मूला भी लिखा है COP का, यानी कि ये आपका फार्मूला है, इससे आप किसी भी चीज का COP निकाल सकते हैं। तो COP इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स RN/W। ये आपका स्टेटमेंट सही है। RN क्या होता है, RN आपका होता है फ्रेंड्स नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, RN जो डिनोट किया गया है उसका मतलब है आपका नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। और अपॉन W क्या होता है फ्रेंड्स, W होता है आपका किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन। इसको आप नोट कर लीजिए। COP में RN क्या होता है, यानी कि नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और आपका W क्या होता है, वो होता है वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये यहाँ इस फार्मूले से आप COP निकाल सकते हैं। तो COP बराबर RN/W, ये भी सही है। उसके बाद आप यही वाले फार्मूले से यहाँ पर RN को इधर रख लिया गया है, W को उधर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, RN यानी कि नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर COP इंटू W, यानी कि वर्क डन। ये भी स्टेटमेंट सही है। सी वाले में देख लेते हैं। सी कहता है A एंड B दोनों करेक्ट हैं, डी कहता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि COP का फार्मूला यही होता है। और इस नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है कि नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को एक साइड कर लिया गया, इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया गया है। तो ये हो जाएगा COP इंटू W। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 5 नंबर। COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, यानी कि पंप के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए दे रखा है Q2 - Q1, बी ऑप्शन दे रखा है
Q1 अपान Q1 माइनस Q2, सी ऑप्शन आपका दे रखा है फ्रेंड्स Q2 अपान Q1 माइनस Q2 और डी ऑप्शन दे रखा है Q1 अपान Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको, जिसमें से आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप के लिए होता है उसके लिए आपका फार्मूला होगा Q2 अपान Q2 माइनस Q1। इन सभी फार्मूलों को आप फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आपका पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए फार्मूले हैं, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ पंप का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप वो होता है, इसका फार्मूला Q2 अपान Q2 माइनस Q1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 6 नंबर में ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो होता है Q1 अपान Q2 माइनस Q1। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए दोनों में रिलेशन एकदम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप के लिए आपका होता है Q2 अपान Q2 माइनस Q1, और वहीं पर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसके लिए फ्रेंड्स आपका फार्मूला होता है Q1 अपान Q2 माइनस Q1। तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पी, इन दोनों के मध्य में आपका संबंध पूछा गया है कि इनमें और इसमें क्या रिलेशन होता है। ये 7 वाला नंबर है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक आपका जो इसके साथ रिलेशन होता है आप लिख लीजिए, मैं उसको लिखा दे रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। ये होता है फ्रेंड्स COP ऑफ पंप इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1। तो ये आपका दोनों में संबंध होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, इन दोनों में आपका जो रिलेशन होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स पंप इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन प्लस 1। तो ये आपका दोनों में संबंध होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से ये जो आपका लिखा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख दूँ, आपको ना समझ में आया हो तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, COP ऑफ पी पंप के लिए है वो इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 का। तो यहाँ पर इन दोनों से आप जब आर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आर निकालेंगे यानी रेफ्रिजरेशन निकालेंगे, तो आप 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस P माइनस 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है रिलेटिव COP, यानी कि जो आपकी रिलेटिव COP होती है वो किसके बराबर होती है, ये आपको आंसर बताना है। इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका एक और पूछा जा सकता है कि COP का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, या 1 के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन जरूर पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो इसका आप नोट कर लीजिए, जो आपका फ्रेंड्स COP की वैल्यू होती है वो सदैव 1 से अधिक होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि COP की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, कम होती है, या बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए कि COP की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन जो हमारा है उसको देख लेते हैं। जो हमारा रिलेटिव COP होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है
एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, यानी कि वास्तविक सीओपी और जो हमारा थ्योरेटिकल सीओपी होता है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा रिलेटिव सीओपी कहलाता है। बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव सीओपी इक्वल्स टू होता है एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR इज इक्वल्स टू। यहाँ पर आपको वास्तविक वैल्यू बतानी है 1 TR की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स वहाँ पर 1 TR बराबर किसके होता है उसको देखा था। अब यहीं पर देखिए वहाँ पर पूछा था 1 TR बराबर होता है किसके, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था 232.6 किलो जूल पर मिनट और दो अदर ऑप्शन से 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलोवाट। तो वहां पर केवल 1 TR बराबर पूछा था, तो वहां पर हमने ऑल में डी ऑप्शन में टिक किया था। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने आपसे बताया, यदि आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछे 1 TR की यानी और प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी पूछे 1 TR की, तो वो वहां पर आपका ये 232 नहीं होगा। चलिए इसका देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा आपका क्या बी ऑप्शन 210 किलो जूल पर मिनट और सी ऑप्शन आपका 3.5 किलोवाट। तो यहाँ पर 9 वाले में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। यदि आपसे खाली पूछे 1 TR की वैल्यू तो वहां पर आप 232 वाले 232.6 किलो जूल पर मिनट वाले में टिक करेंगे। यदि आपसे पूछ ले एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR इज इक्वल टू, यानी यदि आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछे और प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे 1 TR की, तो वहां पर आप 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलोवाट में टिक करिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं 10 नंबर। लाइटेंट हीट ऑफ आइस इज, यानी ये आपका ऑफिस नहीं लिखा है, ये आपका यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये होगा लाइटेंट हीट ऑफ आइस, यानी कि आपको आइस की गुप्त ऊष्मा बतानी है, लाइटेंट हीट बतानी है आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमारी बर्फ होती है उसकी गुप्त ऊष्मा 335 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम का, जो आने वाला आपका सेमेस्टर एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम की तैयारी करने का एक परफेक्ट क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।